एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी ट्रायल 3 जो है उसके प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी किसके हैं ये 1st to 5th क्लास यानी पीआरटी सब्जेक्ट के हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम पिछली बार जो पैटर्न पूछा गया था वो किस तरीके से पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर किसी का भी सेट नंबर ई था, कोई भी सेट हो आपका, सपोज अगर आपको एक बार पैटर्न देखना है कि इस तरीके से पैटर्न पूछा जाता है। क्वेश्चन बुकलेट होती है, लैंग्वेज होता है, जनरल पेपर 2.5 नंबर का होता है, 150 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप सभी को पता ही है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। सेकंड पार्ट के मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। ठीक है, ये पैटर्न दे रखा है। इसमें सबसे पहले आपका लैंग्वेज होती है। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी पेपर जो पुस्तिका होती है वो मिलेगी। सबसे पहले स्टार्ट होता है इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट, में हर बार बोलती है, अगर आपका सब्जेक्ट कमांड अच्छी है, वैसे भी नॉर्मली यहाँ पे जनरल पैसेज पूछा गया है तो यहाँ पे 30% मार्क्स क्वालिफाइड होने चाहिए आपके किसी पार्ट 1 पे, जिसमें 9 मार्क्स आने चाहिए। टोटल कितने मार्क्स में से? 30 में से। ठीक है, 22 और जो आपका 8 नंबर का इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले ये पैसेज दे रखा है, हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। डायरेक्शन: रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड ऑन बेसिस ऑफ द मैसेज आंसर इन क्वेश्चन डैट फॉलोइंग। यानी कि जो पैसेज दे रखा है इसको पढ़ो और उसके बाद लिखा है सबसे पहले कि पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटेड एंड वर्बली एंड नॉन वर्बली। रिसर्च किया गया है कि शो दैट दैट ओनली 7% कम्युनिकेट इज द वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों का 7% ही यूज़ करते हैं। देखो, द रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू, जिसके द्वारा बॉडी लैंग्वेज, आइज लैंग्वेज, मतलब किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं जब हम दो व्यक्ति आपस में कन्वर्सेशन करता है। द वेरियस सिग्नल वॉज द कैन नॉट बी कन्वे, वो कितने कन्वे कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। द पर्सन शुड बी सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ द कम्युनिकेशन इज बीइंग टू रिसीव एंड प्रोसेस। ऑल कम्युनिकेशन शुड बी सेंसिटिव टू आइज मूवमेंट, posture movement, gesture units, skin color, breathing rate, financial एक्सप्रेशन टू बी अंडरस्टूड कम्प्लीटली। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको पढ़ने का मतलब है कि सिर्फ आप वर्बली आप इतना तो समझ गए कि इसके बारे में कह रहे हैं, कम्युनिकेशन के बारे में। तो वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट परसेंटेज, तो आप सभी को पता चल गया। इसमें तो फर्स्ट बहुत ईजी पैराग्राफ पूछा गया है। देखिए, इसका राइट ऑप्शन बी है 7। 100 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, सिर्फ इसमें अगर इसमें राइट आंसर है तो इसमें बी ऑप्शन है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया तो बहुत इजीली है। बी पूछा है देयर आर द सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। तो इसमें नाउन के बारे में आप सभी को पता है कि नाउन होता क्या है। बेसिकली नाउन होता है जहाँ पे किसी प्लेस की बात होती है, थिंग की बात होती है, या फिर आपके एनिमल हो गए। ठीक है, इस तरीके की हमें पता होता है। तो यहाँ पे अगर पैसेज के अकॉर्डिंग बताए तो हमारी जो नाउन है, देखो शुड और थ्रू जो होती है वो नाउन नहीं होते। बींग्स एंड नाउन भी नहीं आता। ठीक है, मोर देन 1 से ज़्यादा है, अगर एक से ज़्यादा है तो बॉल रिवील करना है, और एक कभी कोई भी नहीं है, नन ऑफ दी अबव मतलब कोई भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। आप खुद से भी पता कर सकते हो कि आपको खुद ही है। अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड। तो कम्युनिकेशन जो स्कूल इंक्लूड होता है वो किस चीज़ में है? ठीक है, कम्युनिकेशन किसको इंक्लूड किया जाता है? आइज मूवमेंट को, ब्रीथिंग को, बॉडी लैंग्वेज को। देखो, हम जब कन्वर्सेशन करते हैं तो हमारे हाथ पैर और ये सब हिलते ही हैं जब भी हम किसी चीज़ को बात करते हैं, तो हमारी चीज़ें। तो यहाँ पे इन्होंने ऊपर भी ये बात डिस्कस की हुई है कि द कम्युनिकेशन के बारे में है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हो कि द रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक इस बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड वेरियस सिंगुलर वर्ड दे नो कन्वेंट। हम जब भी बॉडी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन हमारी कन्वर्ट नहीं होती, तो इसमें आएगा। इसका जो आंसर ही मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका जो ऑप्शन है थर्ड का, वो ऑप्शन हमारा जो है एक से ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, थर्ड का डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन यानी कि आइज मूवमेंट भी होती है, ब्रीथिंग रेट भी होती है, बॉडी लैंग्वेज भी प्रयोग होता है, एक से ज़्यादा है। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द 2 काइंड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कौन से ऐसे कम्युनिकेशन हैं जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं? तो हमने पढ़ा था पोस्चर और गेस्चर। आप सभी ने अगर आइज मूवमेंट में पोस्चर गेस्चर पढ़ा था। ठीक है, स्पोकन एंड रिटन की बात तो यहाँ पे की ही नहीं गई है। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल की बात स्टार्टिंग में करें कि वर्बली और नॉन वर्बली हमने सुना है। तो अगर इसका आंसर देखूं तो हमारा जो बेसिकली उन्होंने क्या है कि 2 काइंड ऑफ,
यानी कि दो कम्युनिकेट के बताने हैं, तो पॉस्चर और गेस्चर तो कम्युनिकेट काइंड्स नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट है। द पैसेज इज अबाउट, पैसेज क्या कहना चाहता है, आप सभी को पता चल चुका होगा फिफ्थ का कि पैसेज कह रहा है कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला पहला पढ़ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आपकी अगर ग्रामर बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो भी आप ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर में हैड वी डैश पंचुअल एंड वी वुड हैव डैश द ट्रेन, तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी को मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी ही बता सकते हो, लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन ए है, बीन और काउच, ठीक है। एंड यू कांट डैश विद अदर पीपल, तो इसका मतलब आप सभी को पता ही होगा कि वो कह रहे हैं कि नहीं रह सकता, किसके बिना नहीं रह सकता, स्क्वेरल के बिना, गिलहरी के बिना, शाउटेड आर्गुमेंट, तो इसका राइट ऑप्शन आपको मैं बता देती हूँ, इसमें ई ऑप्शन राइट है, ठीक है। द सिंस शी इज़ अ डैश शी हैज़ टू टॉक अ लॉट, ठीक है। एट ऑप्शन का आपको बताना है कि इसमें किससे हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, कौन करती है, तो हमें कुक तो करती नहीं है, कुक तो कुकिंग हो गया, जॉकिंग मतलब जॉक्स वगैरह होते हैं, और रेडियो जॉकी होता है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा सी ऑप्शन, ठीक है, रेडियो जॉकी। मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर बता रही हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह की। अब आता है हिंदी, हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत ही इजी पूछे कहते हैं। इंग्लिश हमारा कंप्लीट हो गया, आपने देख लिया इंग्लिश के क्वेश्चन, अब हिंदी में आ रहा है। इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर बताना है, ये मैं पढ़ भी लेती हूँ। राष्ट्र के सर्वांगिक, सर्वांगिक मतलब होता है सभी विकास जो होते हैं, जो उसकी चरित्र निर्माण और परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता है देश के चरित्र निर्माण के लिए भी प्राप्त किए गए हैं। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के जो यहाँ एक महान कल्याणकारी योजना है, जो जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति और समाज और परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बाध्य करना और राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का सोपान है। तो इसके बारे में पता चल गया कि चरित्र निर्माण होता क्या है। आगे लिखा हुआ है कि पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारा मस्तिष्क मतलब हमारा दिमाग भारतीय के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण में जो कहा जाता है कि जो कि एक बाल्यावस्था में अवस्था से ऋषि कुल में सिखाया जाता है, गोकुल में आचार्यवाल की शिक्षा दी जाती है, प्राचीन समय में से भी किया जा रहा है। आज की लॉर्ड मैकले की शिक्षा पद्धति संचालित स्कूलों और कॉलेजों में हास्यास्पद विषय बन गई है, हंसी मजाक का विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन और शिखा सूत्र रखकर अपनी भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो उसे अन्य क्षेत्र उसे बुद्ध और अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। आज समय में हमें भारतीय आदर्शों का परित्याग कर पश्चिम के अंधानुकरण को प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम ये है कि चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ये पैसेज दे रखा है, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन है जनतंत्र के लाभकारी हो सकते हैं, तो जनतंत्र के लिए आपके लिए लाभकारी क्या हो सकते हैं। देखिए जनतंत्र के लिए लाभकारी होगा जिसका उत्तम चरित्र होगा, जो धनवान व्यक्ति होगा वो भी नहीं, तो शक्तिशाली सिपाही के बारे में बात हुई, यहाँ पे क्या है जो उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति होगा वो ही जनतंत्र के लाभकारी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा क्या होती है। आपको सभी को बताना है 10th का कि राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा होती है क्या। हमारे स्वार्थी व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं थे, शिक्षा पद्धति भी नहीं थी, पाश्चात्य संस्कृति, चरित्रवान व्यक्ति, लेकिन हमारी राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा इसमें से कोई भी नहीं है। 10th का सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन है कि 3rd है चरित्रवान व्यक्ति है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो गया कि ऊपर वहाँ पे साफ ही लिखा हुआ था, सबसे पहले ही लिखा हुआ था सर्वांगीण विकास चरित्र निर्माण आवश्यक है, ठीक है। और राष्ट्र की सर्वांगीण के बारे में बात हुआ था, तो यही आंसर इसका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है, किसका मजाक उड़ाया जाता है, किसका बोला जाता है, तो क्या पाश्चात्य संस्कृति के हृदय से अपनाता है, ठीक है। ये कह रहे किसका मजाक उड़ाया जाता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, सी के रह रहे हैं धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता, इनमें से कोई नहीं है। देखिए यहाँ के 11th का क्वेश्चन जो है भारतीय संस्कृति में जीवन का मजाक उड़ाते हैं, तो इसका सेकंड बी ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, तो 12वें का डी ऑप्शन है, तो ये आप सभी को आंसर डायरेक्ट मिल गया होगा। उसके बाद 12वें के बाद अगला क्वेश्चन है 13वां, उन्नत राष्ट्र
राष्ट्र के विकास के लिए विकास का प्रथम सोपान कौन सा है? तो 13 का आप सभी को पता है कि भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, या चित्र विज्ञान की शैक्षिक वातावरण, या राजनीतिक कुशलता की बात भी नहीं हुई थी जनता में संपादित ने, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन 13 का राइट है। ठीक है। 14 भारतीय के प्रति हीन भावना का कारण क्या होता है? भारतीय के प्रति हीन भावना का कारण क्या था कि हमारी जो लॉर्ड मैकले की जो पद्धति थी उसको कारण माना गया था, तो इसका राइट ऑप्शन डी है। ठीक है। अगला पैराग्राफ में 12वां हो चुका है, तो यहाँ पे सेकंड देखो, दो पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में आप सभी को पता चल गया कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 9 से 1 2 3 4 और 5 6 क्वेश्चन तो एक पैरा में से पूछे, तो आपके हिंदी का अच्छी तरह करवा कर सकते हो। पीआरटी वाला है ये पेपर। उसके बाद इस खंड में नीचे दिया गया है, उसमें कहा है कि विकास क्रम में पशुता हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है और मनुष्य हमारे युग युगांतर के अंतर्वन अध्यव्यास व्यास्य से अर्जित अमूल्य निधि है। इसी में से हमें अपने पूर्व स्वप्न के लिए, सामंजस्यपूर्ण आदर्श के लिए, उदात्त भावनाओं के लिए प्राणी की बाजी लगाते हुए हम जैसे ही ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती। हम मिथ्या है, बेकार है, दम्भ है, मतलब हमारे में जाना, इससे पशुता की ओट और चलते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए किसी न किसी पराक्रम की आवश्यकता होती है, ना ही समाधान की। हम अपने ही शरीर को निश्चेचक छोड़कर हिमालय के शिखर पर पाताल की गहराई तक सहज से लुढ़कते हुए चले आ रहे हैं, परंतु उसे ऊंचाई के सहस्त्र अंशों से पहुंचने में हमारे पांव कांपने लगते हैं, सांस फूलने लगती है और आंखों में अंधेरा सा छा जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि मनुष्य जो है पशुता की ओर कब लौटता है। तो 15वें का जब आपका आंसर देखोगे तो यहाँ पे लिखा कि मनुष्य जो होता है वो हमारे लिए एक आदर्शता को आदर्श भूल जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है। तो 16 का देख लेते हैं, मनुष्य मिथ्या दब के साथ मनुष्यता लौटते हुए चल रही है, तो किसके उस लौटते हुए चल रही है? 16 का जब सृजनात्मक कार्य की शक्ति ही नहीं रहती। ठीक है। इसमें सीधे सीधे आंसर है कि आप पूरे अवतरण का सारांश क्या है, मतलब जो भी ये पैसेज दे रखा है, ये दे रखा है, उसका क्या सारांश निकला है? तो उसका सारांश यह है कि अनविति की ओर जाना उन्नति की ओर जाने से आसान है। ठीक है। पैरम में मुद्रित अंश का आश्रय क्या होता है? मुद्रित मतलब होता है जहाँ की जेब किसी तरीके से मुद्रित की जाए, छापी जा सकती है। तो इसका जन्म से पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता, तो इसका राइट ऑप्शन है। 19 के अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है वो लेखक क्या कहना चाहता है? अंतिम वाक्य में जो मुद्रित की बात की गई है वो लेखक यह कहना चाहता है कि मनुष्य के पाताल से गिरने जैसा आसान नहीं है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 का, देख ले। अवतरण का उपयुक्त शीर्षक आप सभी को पता चल चुका है, इसका जो है पशुता बनाम मनुष्यता। ठीक है, ये है। 21 में लिखा है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो ये लोकोक्ति का अर्थ है। तो 21 का जो राइट ऑप्शन है ये है सिद्धांतहीन। ठीक है। 22 का देख लेते हैं, अपनाना। अपनाना क्या होता है? क्रिया के किस सर्वनाम से बनी हुई होती है? अपनाना। ठीक है। 22वें का अगर आपने क्रिया पढ़ी हुई होगी तो आप इजीली इसका आंसर दे पाते हो। यह अपनाना एक तरीके से सर्वनाम से बना हुआ होता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। 22 तक हमारे सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गए हैं। अब 23 देख लेते हैं। 23 में कह रहे हैं कि रा का वितरण किस किस से होता है। अगर आप रा के बारे में पढ़ा होगा कि रा जो होता है उसको अगर हम विवरण करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर वर्णमाला चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो वर्णमाला चैप्टर में ही सारे इसके बाद आता है। वतस्य से आता है, लुंठी से आता है और अल्पप्राण से आता है, और यहाँ पे सघोष की बात की जाती है, तो ये ए ऑप्शन राइट होगा अगर आपने क्या पढ़ा होगा, वर्णमाला चैप्टर। साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना है। ठीक है। सिंपल वाक्य को मिश्रित वाक्य में आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, हिंदी में। सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो 24 का जब हम देखेंगे, जब हम सीता की ओर देखते हैं तब मुझे रीता की याद आ जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आपने जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। 25 का, प्रयत्न के आधार पर ला किस तरीके की ध्वनि होती है? ला के बारे में बात करें तो ला की जो ध्वनि होती है वो पाशिक ध्वनि होती है। ठीक है। इसमें यहाँ पे ये वाला आंसर है। 26 है, निराकार में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब होता है जो पहले की तरफ आता है, और प्रत्यय होता है जो पीछे की तरफ आता है। तो निराकार में जो आपका निर है, निरा है, यह एक से ज़्यादा अधिक है। तो 26 का अगर हम देखें तो इसमें जो राइट ऑप्शन मैं बता देती हूँ, तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 27 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही है, कबीर जो थे वो वाणी के डायरेक्टर थे, इस वाक्य को विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो विराम चिन्ह आप सभी को पता है, इसमें जो चिन्ह लगे हुए हैं वो किसके चिन्ह का प्रयोग किया गया है? 27 का। तो इसमें चीज़ें जो है वो
उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसमें पर्टिकुलर किसी बात को किसी ने कही होती है। ठीक है। पुनरुक्ति मतलब डैश डैश आता है। अल्प विराम जिसमें कोमा आता है, आधा होता है। लाघव पता ही है, आप लाघव भी बता देती हूँ, इस तरीके का साइन होता है। ठीक है। और पुनरुक्ति में जो चीज़ वर्ड आती है जैसे रात दिन हो गया। ठीक है। पुनरुक्ति मतलब एक ही चीज़ का दोबारा दोबारा प्रयोग होना। तो जैसे एक ही वर्ड को जैसे बड़ा बड़ा, छोटा छोटा, तो इस तरीके के। अल्प विराम में इसमें आधा कोई बात को रुक कर, ठहर कर बोला जाता है। तो ये आप हिंदी में अगर आप पढ़ी होगी तो आप आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है 28 का, मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा। मैंने आम बहुवचन बनाना है, ये एक वचन में दिया गया। बहुवचन के बारे में है कि जिसमें आपको वाक्य जो है बताने हैं। हमने आम ले लिया, इसमें हमारे एक से ज़्यादा चीज़ों की बात की है। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद को जब हम पढ़ते हैं, जब उसमें विराम की बात की जाती है, ठहरने की बात की जाती है, तो उसको यति कहते हैं। ये डिटेल में भी समझिए अभी। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। बहुव्रीहि समास में आप सभी को पता है अविभावी प्रथम समास होता है। द्विगु समास में भी द्विगु मतलब दूसरा समास होता है। और बहुव्रीहि समास में पहला और दूसरे के साथ कोई विशेष अर्थ की उत्पत्ति होती है। ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ तक हमने हिंदी के चैप्टर 1 के कर लिए हैं। अब पार्ट आगे की तरफ करते हैं। ये पीआरटी में सेकेंड पार्ट था, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दे रखा है। तो जिन बच्चों का हम इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में जल्दी समझ में आएगा वो पढ़ेंगे। ठीक है। दोनों भी पढ़ सकती है लेकिन टाइम थोड़ा सा लंबा लग जाएगा। पहले हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में पढ़ेगा, फिर हिंदी में। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रति क्या होता है। ज्वालामुखी की आपकी बात करें तो ज्वालामुखी की जो शेप होती है वो इस तरीके से बनी हुई होती है। आप सभी को ऑलरेडी पता हुआ होगा। तो जिसमें सबसे लास्ट का जो प्रोसेस होता है, अंतिम प्रक्रिया कौन सी होती है, तो आप सभी को पता है धुएं की होती है, वती मुख की होती है, जो सबसे पहले लास्ट में निकलता है इस तरीके से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत फ्यूज जो होता है वो किस प्रभाव के कारण होता है। तो 32 का अगर हम देखें तो हमारा जो विद्युत जो होता है, विद्युत धारा तापीय प्रभाव के कारण होती है। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो आप सभी को पता हुआ होगा कौन है था। तो यह है स्वामी सहजानंद सरस्वती। 34 का देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। ये तो क्वेश्चन ही दे रखे हैं कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ मैं यहाँ पे क्वेश्चन को, ये मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को मैं, हो सकता है मैं आंसर बता दूँ लेकिन सॉल्व करके मैं अलग से बताऊँगी। ठीक है। मैंने नोट डाउन कर लिया है। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम विक्रय के लाभ के बताएगी। तो 4% के बारे में बात हो रही है तो हम इसको अलग से करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। सिर्फ हम वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए। ये तो मैथ्स के तो अलग से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 तक का हमारा हो चुका है। अगर आपको आंसर जानना है आप ये मुझे खुद सॉल्व करके बता सकते हो। 34 का ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है। 35 का देख लेते हैं। 35 में कह रहे हैं कि किसने कर की नई व्यवस्था के शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो आपको डायरेक्ट आंसर है तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, या 1857 में है। खाना की जनरेशिया थी 55 या 56 में थे। बिहारों के संथाली में, छोटा नागपुर की जनजातियों में। तो इसका जो राइट ऑप्शन मैं बता देती हूँ, डी ऑप्शन राइट है। 36 का देख लेते हैं। 36 में कह रहे हैं कि कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो 36 में कौन सा गर्म है, तो इनमें से कोई भी उपयुक्त नहीं है, तो कोई भी इसमें आंसर नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 के बाद है 37 देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास था आनंद मठ प्रकाशित कब हुआ था। यानी कि आपको देख रहे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो इसका 20 ऑप्शन है, 1882 में हुआ था। यानी कि आपकी जीके जो है जनरल अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सूखी बर्फ़ का क्या होता है, सूखी बर्फ़ होती क्या है। 38 का बोल रहे हैं। तो सूखी बर्फ़ जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई होती है। तो राइट ऑप्शन इसका सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपको हिंदी में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, किससे सुरक्षा दी जाती है। ठीक है। 39 का जो है वो है हमारा संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। ठीक है। डिटेल में हम बाद में समझेंगे, मैं तो सिर्फ लैंग्वेज समझ आ रही हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। लॉस एंजेलिस में आयोजन गोल्डन ग्लोबस 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला था। तो 40 में आपको पढ़ना चाहिए, ओपनर हाइमर को मिला था। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। 42 का है कि ऑरिजोन होता है कि और थ्री के बारे में क्या तथ्य सही होता है। 41 का जो लिखा हुआ है इसमें से कोई भी तथ्य उसका नहीं है, तो ई ऑप्शन है। अगला है 42 का है। 42 में है क्वेश्चन, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वो मीथेन गैस के बारे में बात की गई है। 42 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद आता है 43।
43 का मतलब है कि ग्रीनविच मध्यम समय यानी जीएमटी का भारतीय मानक समय का जो अंतराल होता है, जो डिफरेंट होता है, कितने घंटे आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हुई है तो 5 घंटे का अंतराल है 43 का। ठीक है, 5.5 घंटे का भी लिख रखा है तो, लेकिन यहाँ पे 5.5 घंटे माना जाएगा क्योंकि 5:30 होता है, यहाँ पे 5:30 दे रखा है तो राइट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न में था इस क्वेश्चन में, मुझे आपको बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है, तो 44 का आंसर आप बताइए। तो इसमें ऑप्शन है बांज के जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का, 22 अप्रैल को मनाए जाने में पृथ्वी दिवस होता है, वो किससे संबंधित होता है, किसका संबंध है, तो वातावरण के संबंधित जन जागरूकता से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लिश में छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी होता है, तो यहाँ पे भूकंप के बारे में बता रखा है कि भूकंप के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो 46 का 20 ऑप्शन है भ्रष्टमूलक भूकंप, तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। प्रथम गोल मेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 47 का अगर हम देखें तो बी ऑप्शन है लॉर्ड थिंग निगलो लिथगो। 48 का क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखिए, फिर ये अगेन मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। मैथ्स के क्वेश्चन मैं अभी आपके पर छोड़ रही हूँ, हम अलग से इसको करेंगे। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन इसलिए जो भी अब जीएस में मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे या रीजनिंग आएंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम अलग से करेंगे। 49 का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, 49 का जो हमारा है ए ऑप्शन है केरल में। अम्लीय वर्षा के प्रदूषक कौन से होते हैं, अम्लीय वर्षा के प्रदूषक आपको पता ही है, सी ऑप्शन है SO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ इकानोडामेटा नाम है, इसका क्या सत्य है, 51 का, तो इसका जो है उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है। निम्नलिखित से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था 52 का, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये ई ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में हमें निम्नलिखित में से कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि SRC के सदस्य थे, तो 53 का डी ऑप्शन है उपयुक्त एक से अधिक है। निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, 54 का अगर हम देखें तो सी ऑप्शन है लैक्मीमल नहीं है, बाकी है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय को चुनिए, निम्नलिखित में से विषय को चुनिए, 55 का है। 55 में अलग ही बताना होगा, सहारनपुर है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया 56 का क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, 56 के बाद 57 है, विकल्प बानों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य वर्णित था। 57 का जो आंसर देखेंगे तो हमारा डी ऑप्शन इसका राइट है। यहाँ पे है कि डी ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद 18 फरवरी 2024 में श्री हरिकोटा से अंतरिक्ष भेजे गए इनसैट 3Ds का प्रयोग करने के लिए किया जाना था, किसके लिए किया गया था वो, 58 का अगर हम देखेंगे तो आंसर सी है, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी मैथ्स में भी आया है, इसमें भी कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उप निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जो हुए थे वो निम्नलिखित किस राज्य में निरस्त किया गया था, तो वो है राइट ऑप्शन तमिलनाडु में। ठीक है, जिसका ऑप्शन तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन देखो किस टाइप का है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, दूरी को, अधिकतम दूरी को बोला गया है तो इसका जो होगा अपसौर में है। ठीक है, अपसौर कहा जाता है। वायुमंडल ऑक्सीजन का विहित और उच्च स्रोत क्या है, तो 61 का हम देखें तो हमारा बी ऑप्शन है समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। 62 भी मैं छोड़ रही हूँ कैलकुलेशन वाला, आप खुद करके कमेंट्स करके बता सकते हैं। 63 का है लंदन में सर कर्जन वाली की हत्या किसने की थी, 63 का अगर हम देखें तो सी ऑप्शन है मदन लाल सिंह दिगाड़ा। ठीक है, उसके बाद 64 का हमारा है ऑपरेशन बरगा ने भारतीय की नीम में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संघानीय समर्थन प्राप्त किया था, तो 64 का जो हमारा आंसर है पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार ने। 65 का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 65 में से कौन सा वनस्पतिक हार्मोन है ना। 65 का जो हमारा राइट आंसर है वो है आइसोकाइलिन। ठीक है, नीचे दिए गई आकृति के बारे में आपको मैं को आंसर बता देती हूँ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था 66 का, तो इसमें 9 आकृति है, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त कौन से उसमें करता है, 67 का जो है वो हमारा है ए ऑप्शन दीर्घ पार्थिव
विकिरण तरंगों से। 68 का निम्नलिखित में क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण तरीके से लगाइए। वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले क्या आता है, किसी भी एग्ज़ाम को अगर हम क्रैक करते हैं 68 का, तो हमारा सी ऑप्शन है 4 5 6 1 3। ठीक है, 68 के बाद 69 है, निम्नलिखित से भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। कौन सी नहर होती है जो सबसे लंबी होती है? तो इसका जो बी है शारदा नहर है। ठीक है, 69 का हो चुका है। अब उसके बाद है 70 में भी टाइमिंग बता रखा है, तो मैं इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे। आपके लिए है ये क्वेश्चन 70 का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम 70 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ये वाला 72 और 73 मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जीएस और थोड़े बहुत हमने इंग्लिश और हिंदी के जो पार्ट 1 के हैं वो क्वेश्चन करे हैं। इसके अलावा आगे हम और क्वेश्चन करेंगे पीआरटी के, क्योंकि पीआरटी के हम सारे प्रीवियस के पेपर कर रहे हैं। तो पीआरटी जिसकी फर्स्ट और फिफ्थ है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि आपको आइडिया लग गया होगा कि इससे किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम 76 से फिर आगे करेंगे। ठीक है, 73 74 और ये आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन तो आपके मेरिट लिस्ट जिसमें बनती है वो पार्ट सेकंड है, तो पार्ट सेकंड के ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और मैथ्स के क्वेश्चन के लिए और रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए अलग से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए अगर ये वीडियो अच्छी लगे। बाय बाय, टेक केयर।